आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है और करीब 1 घंटे से पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। रोहिणी एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त हो रहा है। पिछले लगभग 1 घंटे से यह पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और ये दूसरा सेशन है। पहला सेशन पहले हो चुका है और ये जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सवाल पूछे जाएंगे और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच्चाई का पता दिल्ली पुलिस की टीम लगाएगी। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल हैं। रोहिणी के एफएसएल लैब में ये टेस्ट हो रहा है और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पिछले 1 घंटे से पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। इस सेशन में सवाल जवाब होने हैं और जो पहले से तैयार कर रखे हैं दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर, वो सवाल आफताब से पूछे जाएंगे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आफताब उन सवालों का क्या जवाब देता है ये देखना है। क्या ये वही जवाब होते हैं जो उसने पूरे होश में दिए हैं या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसके बयान बदलते हैं, क्योंकि बीच में कुछ बयान उसने ऐसे दिए जो पुलिस की जांच से मेल नहीं खाते। पुलिस का यह कहना है अपनी जांच के हिसाब से कि इसके पीछे आपराधिक साजिश है। पहले से मन बनाया हुआ था श्रद्धा की हत्या करने का। पहले भी कई बार ऐसी नौबत आई और इसी की एक वानगी तब मिली जब वो चिट्ठी सामने आई जो शिकायत मुंबई पुलिस से श्रद्धा ने की थी और उसने उसमें डर जताया था कि ये आफताब बार बार कहता है कि तुझे मार दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फेंक दूंगा। ऐसी धमकी आफताब ने श्रद्धा को पहले दी थी और इसके बाद उसने कुछ वैसा ही किया। इस घटना को उसने कबूल तो किया है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो मेल नहीं खा रही हैं जांच से और इसीलिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट ये सच और झूठ के बीच में जो फासला है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा और इसी के लिए ये एफएसएल में इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि क्या अब इसके बाद वो राज जो दिल्ली पुलिस जानना चाहती है या वो चीजें जो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती हैं, क्या वो सामने आएंगी। आफताब से जो 12 सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था, यह सवाल भी पूछा जाएगा। श्रद्धा से तुम्हारे रिश्ते कैसे थे, यह सवाल भी पूछा जाएगा आफताब से। तुम श्रद्धा के साथ कब से रह रहे थे, क्या श्रद्धा के घर वाले इस रिश्ते से खुश थे। यानी कि सामान्य और जो बेसिक सवाल हैं जिन सवालों के पहले उत्तर यह दे चुका है, लेकिन वो सच है या झूठ है ये पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चलेगा। मुंबई से निकलकर पहले कहां गए, क्या तुमने मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, क्योंकि उसी वक्त की शिकायत मुंबई पुलिस के पास गई थी। दिल्ली तुम कब पहुंचे और कहां कहां रहे, या सिर्फ इसी जगह पर रहे या इसके अलावा भी कुछ और ठिकानों पर रहे। 18 मई यानी कि कत्ल का दिन, उस दिन क्या हुआ था, श्रद्धा की हत्या कैसे की, क्या गला दबाकर या कोई और तरीका अपनाया था। कत्ल के बाद क्या तुम घर पर दूसरी लड़कियों को भी लाते थे, यह सवाल भी पूछा जाएगा आफताब से। और एक सवाल यह भी कि क्या श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग की थी, पहले से आपराधिक साजिश की थी, एक साजिश के तहत वो मर्डर किया था, या जैसा कि बताया आफताब ने कि गुस्से में हो गया था, वही घटनाक्रम सत्य है। तो 24 घंटे में आफताब का क्या हिसाब होगा, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में कई चीजें टेक्निकली सामने आएंगी। तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ हैं वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आफताब से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब जो उसने पहले दिए हैं और अब जो जवाब दे रहा है उसमें क्या क्या अंतर है। झूठ पकड़ने की मशीन से क्या सच सामने आएगा। इसमें पल्स की स्पीड पर नजर रखी जाती है, इससे पता चलता है ब्लड प्रेशर पर नजर रखी जाती है, पसीना कितना निकल रहा है जब जवाब दिया जा रहा है,
हाथ पैरों की मूवमेंट क्या है, इससे भी पता लगता है कि सच है या झूठ है। और इस वक्त हमारे साथ राजू राज जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। AK जैन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं यूपी के, और शादा प्रसाद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन पहले राजू के पास चल रहे हैं। राजू, इस वक्त क्या अपडेट है? पिछले 1 घंटे से पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। राजू के पास हम वापस लौट कर चलेंगे। AK जैन साहब, आपके पास हम आना चाहते हैं, और ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या क्या इससे पता चल सकता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? देखिए, ये मैंडेटरी होता है एक तरह से ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना नार्को एनालिसिस से पहले। इससे जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये आभास मिल जाएगा कि वो कौन से प्रश्न के उत्तर जो है छुपाना चाह रहा है और कौन से प्रश्न के उत्तर जो है वो कंफर्टेबली दे रहा है। इसमें कोई सही उत्तर नहीं मिलेंगे, पर ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है, उसके जो दिल की धड़कन है वो किस प्रकार से चल रही है, ब्लड प्रेशर किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, और उसका जो पल्स रेट है और जो उसका पल्स कफ भी बांधते हैं। चेस्ट पे जो है वो न्यूमोग्राफ ट्यूब लगाई जाती है जिससे कि लगातार हार्ट बीट को नापा जा सके। लोम्ब्रोसो ग्लव्स जो हैं वो उंगलियों पे बांधे जाते हैं, पहनाए जाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग हो सके। बेसिकली ये टेस्ट इसलिए है जिससे कि पता चल सके कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कोर्ट को सबमिट की जाएगी, और तब फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा जिसमें कि सीरम को इंजेक्ट करते हैं। स्क्रीन पर सब आता रहेगा और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर ये किस प्रकार से दे रहा है, शातिर किस्म का अभियुक्त है या ईमानदारी से बात बता रहा है। वो सब इसकी पल्स रेट से, ब्लड प्रेशर से, पसीना आने से, इन सब एक्टिविटीज से, बॉडी के मूवमेंट से, आंखों के इशारों से सब बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। और शारदा जी के पास हम चल रहे हैं। सर, जरा ये भी हमें बताइए कि कैसे ये पता चलता है, जो डिटेल में बता रहे हैं कि जैन साहब कि ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये कैसे पता लगता है कि कौन सच बोल रहा है या झूठ? सब मशीनें पकड़ती हैं या एक्सपर्ट भी पकड़ते हैं? देखिए, एक्चुअली ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब आदमी झूठ बोल रहा है और कब आदमी सच बोल रहा है, लेकिन सवालों से उसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है ये चीज सामने आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ऐसा हम लोग ये महसूस करते हैं कि किसी को अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसी प्रकार हम एक उल्टा सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारे माता और पिता अलग अलग रहते हैं, अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन इसका भी उत्तर जो है किसी एक सेट लाइन पर ही होगा, क्योंकि इसमें कोई खास छुपाने वाली बात नहीं है। गुस्सा होने वाली बात हो सकती है, एंग्री मूवमेंट हो सकते हैं, पर कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी। तो जो छुपाने वाली बात है उसका रिस्पॉन्स, जो सही बातें हैं जिसका उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है वो उसका रिस्पॉन्स, और जो सवाल का उत्तर देने में उसको असुविधा हो रही है या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इन सबों के जो रिस्पॉन्सेस हैं उस समय जो पैरामीटर्स हैं, बॉडी पैरामीटर्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि हमारे जैन साहब ने बताया कि चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे पल्स रेट हो, चाहे रेस्पिरेशन रेट हो, चाहे स्किन की कंडक्टिविटी हो, ये 4 प्रमुख पैरामीटर्स हैं जिसको नापा जाता है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। और चूंकि उनका स्टैंडर्ड कंडीशन में पहले से ही माप कर ली जाती है कि अगर नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे तो क्या उत्तर होगा और दूसरे प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो क्या उत्तर होगा। तो इसको दे करके एक कंपैरिजन किया जाता है कि किन किन सवालों के उत्तर में उसको कंफर्ट नहीं था।
तो उसी हिसाब से मालूम किया जाता है कि वो सच बोल रहा है कि सच बोलने में अवॉइड कर रहा है। तो ये तो बेसिक थ्योरी है, लेकिन इस पर जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा मतैक्य नहीं है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में इस पर काफी मतैक्य है। ऐसा माना जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में कि 80 से 90% केसेस में हमको इस पर कोई बहुत अच्छी एक राह मिलती है, एक ट्रैक मालूम पड़ जाता है कि कौन सा ट्रैक हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टिगेटिव टूल के हिसाब से तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में एटलीस्ट बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर हम जर्नल्स में, रिसर्च पेपर्स में जाएंगे, साइंटिफिक स्टडीज में जाएंगे, तो अभी तक कोई, और शायद यही वजह है कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट अदालत में जैन साहब मान्य नहीं है कि वो सच था कि झूठ था, उसको सबूत के तौर पर अदालत मान ले। शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक चीजें नहीं है। लेकिन आप तो जांच अधिकारी कई महत्वपूर्ण और पेचीदा मामलों के रहे हैं जैन साहब, जरा बताइए कि किस तरह से लीड मिलती है ऐसे टेस्ट कराने से, अगर अभियुक्त बहुत शातिर भी हो तब भी। एक बहुत महत्वपूर्ण केस में मैं तब आईजी जोन था लखनऊ, एक केस में कराया था, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट केस था। उसने सब बता दिया, अभियुक्त के ड्राइवर ने, कि मैंने उस लड़की को फला फला नदी से नीचे इसमें फेंका है, जो भी है पूरा घटनाक्रम उसने बता दिया। और उससे जो है हमको बड़ी लीड मिली और वो कोर्ट में पूरे साक्ष्य एफएसएल बेंगलोर के प्रस्तुत किए गए और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुई उसमें। पर यह है कि ऐसी जो एविडेंसेस हैं, इनको हार्ड एविडेंस से थोड़ा बैक करना पड़ता है कि इसके बाद आपने क्या साक्ष्य और जुटाए इसको प्रूव करने के लिए कि जो एक्यूज्ड का या को एक्यूज्ड का कन्फेशन है नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान, उसमें आपने उसको साबित करने के लिए और क्या क्या जुटाए। इसको बहुत साइंटिफिक और इस पे पूरा 100% रिलायंस कोर्ट नहीं करती है। पर यह कहना कि कोर्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको कर रही है, उसमें कोई पुलिस का नहीं रहता है और उनकी एविडेंस होती है, वो कोर्ट में एविडेंस देते हैं, तो इसका प्रभाव तो स्वाभाविक रूप से पड़ता ही है जजेस के ऊपर, क्योंकि ये कोई ट्यूटर्ड नहीं होता है। पर यह है कि इसको बैक करना पड़ता है एक सॉलिड एविडेंस से, हार्ड एविडेंस से। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ कहानी, सिर्फ बयान ये नहीं, इसके पीछे आपने क्या कंक्रीट दिया है, तथ्यों में क्या दिया है। उसने कोई चीज बताई तो वहां से बरामदगी हुई कि नहीं हुई, वो घटनाक्रम सही था कि नहीं था, सही था, उसकी तरह से आप बयान गवाह एक तरह से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कोर्ट में कि नहीं कर पा रहे। इन चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा जो जांच टीम है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 1 घंटे से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है और आफताब पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले लगभग 1 घंटे से आफताब का यह पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। सच्चाई का पता टीम लगाने की कोशिश कर रही है और एक्सपर्ट्स की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। पिछले 1 घंटे से यह सिलसिला चल रहा है। एफएसएल लैब में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाकायदा हो रही है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हर एक चीज जो सवालों के जवाब वो दे रहा है। एक तरफ तकनीकी रूप से आप ये समझिए कि उसको एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस उसका कर रहे हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है, लेकिन जितने भी उसके बयान हैं वो वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो बयान ही कई बार सीधे तौर पर कई चीजें स्पष्टता के साथ बता देते हैं। शारदा जी हमारे साथ हैं। शारदा जी, एक बात जो सब लोग जानना चाहते हैं, जो इस तकनीकी पेंच में शायद नहीं फंसना चाहें, वो ये जानना चाहते हैं कि ये सारे सवाल वहां पे जो एक्सपर्ट हैं वो पूछेंगे या जो जांच अधिकारी हैं वो वहां पर रहते हैं, सवाल वो पूछते हैं। एक्सपर्ट्स का काम सिर्फ इतना है कि वो उसका एनालिसिस करें बैठकर कि क्या हो रहा है। इस चीज को जान लेना चाहिए कि पुलिस सवाल बनाकर दे देती है और कागज में लिख देती है, चाहे 10 सवाल हो, 40 सवाल हो, जितने भी हैं वो लिख देती है। उस सवाल को वहां पर जो टेक्निकल पर्सन्स हैं या मैं कहूँ साइंटिस्ट हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें से कौन से सवाल कब पूछे जाएं और सीक्वेंसिंग क्या होगी। और इस सवालों के बीच में जो सामान्य प्रश्न हैं, जैसे कि आपका क्या नाम है और आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी,
आपके पिताजी का क्या नाम है, सामान्य प्रश्न है। ये सामान्य प्रश्न भी मिलाए जाते हैं जिससे कि केवल पुलिस द्वारा दिए गए सवाल ही ना रहे। इसके पश्चात ये लिस्ट जो है वो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट को हैंडओवर कर दी जाती है। इनफैक्ट थ्योरी में तो जो लिखा हुआ है वो ये है कि पुलिस वाले वहां आसपास कहीं फटकेंगे भी नहीं, आसपास पुलिस वाले ना रहें, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि पुलिस के दबाव में इस प्रकार के सवालों के जवाब दिए गए। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब लैब में जाते हैं सवाल लेकर के, तो उनको रिसेप्शन पर या किसी एक दूसरे रूम में बैठा दिया जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसके प्रिंटआउट्स की एनालिसिस करके उनके हाथ में दे दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ना पुलिस वाले वहां सवाल करते हैं, और ना सवाल जब होते रहते हैं तो उनके चेहरे वहां पर किसी भी अभियुक्त को दिखाए जाएंगे, जिससे कि उस पर कोई प्रभाव माना ना जाए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जानकारी लोगों के लिए भी बहुत दिलचस्प है कि ये बिल्कुल फेयर एक तरह का टेस्ट है, और ये जो फेयर टेस्ट है उसमें पुलिस के दबाव में जो बयान कई बार दिए जाते हैं, या पुलिस ने कहा तो मैंने कह दिया, ऐसा कहने की बाद में कोई गुंजाइश ना रहे, शायद इसलिए ये कहा जाता है। ए के जैन साहब, और इसमें शायद ईमानदारी से ये भी पता चले कि जो कहानी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो कहानी उसने पुलिस को बताई, जो थ्योरी उसने हर घटना के पीछे पुलिस को बताई, उससे कुछ अलग चीजें भी कई बार निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल आती हैं। मुझे इसीलिए इसका इंतजार है। नार्को टेस्ट में वो बहुत से जो लीडिंग क्वेश्चंस उससे किए जाएंगे, आपने वो हथियार कहाँ फेंका जिससे कि टुकड़े किए, क्या आपने टुकड़े किए तो कहाँ कहाँ फेंके, और उसका श्रद्धा का मोबाइल फोन आपने कहाँ फेंका, और इसकी प्लानिंग कब की, और इसका सिर कहाँ है मैं श्रद्धा का। बहुत से ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस हैं, किस तारीख को हत्या की। इन्यूमरेबल क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार उसको सीरम इंजेक्ट करने के बाद, सोडियम पेंटाथॉल इंजेक्ट करने के बाद इससे सवाल पूछे जाएंगे। अर्ध सुप्तावस्था में, अर्ध बेहोशी की हालत में रहता है, और ऐसे में ये माना जाता है कि अभियुक्त को अपने ऊपर जो कंट्रोल है, जो वो सच झूठ बोलता है, वो उस स्थिति में नहीं रहता है, और वो जो नेचुरल सवाल हैं उनका नेचुरल तरीके से जो सच्चाई है उसके हिसाब से जवाब देता है। कोर्ट में एडमिसिबल ना भी हो, कोर्ट क्या व्यू लेता है मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि अगर सही उत्तर मिल गए तो बहुत बड़ी लीड मिलेगी, और पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होगा, और उसके बाद और एविडेंस कलेक्ट करने में पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि और जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करने में, क्योंकि शारदा जी, अभी भी जो पुलिस की टीम है वो अलग अलग जगहों पर बॉडी पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, सिर्फ आफताब के बयान के आधार पर कि आफताब ने कहां बताया और किस जगह पर बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, एक गुंजाइश जहां पर हो सकती है, पुलिस की टीम जा रही है। और ऐसे जो टेस्ट हैं इनसे नई लीड्स भी मिल सकती हैं, नए सबूत भी हाथ लग सकते हैं क्या? बिल्कुल एक्चुअली होगा इस प्रकार कि आज जैसे मान लीजिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो कर्व्स निकलेंगे और किस प्रश्न के उत्तर में कर्व की स्टेटस क्या रहती है, कहाँ पर ज्यादा वेरिएशन है, कहाँ कम वेरिएशन है, उसको लेकर के ये तय करेंगी टीमें कि इसमें से कौन कौन से सवालों के जवाब शायद उसने ठीक नहीं दिए हैं, झूठ दिए हैं, या जिसमें अनकंफर्टेबल था, वही सवाल फिर से पकड़े जाएंगे, और पकड़ करके उनको इलेबोरेट करके उन पर और भी सवाल बनाए जाएंगे। I mean, जो पेन पॉइंट है, जो पॉइंट्स पर इंपॉर्टेंस पॉइंट है, जिस पर कि वो कतरा रहा है जवाब देने में, उसको एम्पलीफाई करके सवालों की नई लिस्ट बनाई जाएगी। तब 1-2 दिन का गैप दे करके जो दूसरा टेस्ट है, जिसको नार्को एनालिसिस कहते हैं, वो टेस्ट किया जाएगा। और ये पर्टिकुलर टेस्ट आज जो हो रहा है, ये तो हम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। लेकिन जो दूसरा टेस्ट होगा, नार्को एनालिसिस कहेंगे जिसको हम, तो वो टेस्ट चूंकि उसमें कोई एक बॉडी में कोई दूसरा तत्व हम इंजेक्ट करने वाले हैं, और कई तत्व हैं, एक तत्व का हमारे जैन साहब ने नाम भी लिया है, तो ये तत्व जब इंजेक्ट करते हैं तो उस समय जो हार्ट बीट है या बॉडी की क्या अवस्था होती है, बॉडी क्या रिएक्ट करती है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, उनको परखा जाएगा। और
आपको हम ये भी दिखाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर श्रद्धा के मन में एक डर चल रहा था, जिसका उसने एक शिकायत में भी जिक्र किया था। पुलिस को शिकायत भी दी थी कि ये पहले भी हत्या की धमकी देता था। तो श्रद्धा को क्या डर था, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आफताब अमीन पूनावाला वो शख्स जिससे श्रद्धा ने मोहब्बत की और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब के लगातार टॉर्चर के चलते श्रद्धा इतनी परेशान हो गई कि वो उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन आफताब लगातार उस पर जुल्म करता रहा। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने वसई पुलिस को शिकायत की थी, जिसमें उसने आफताब के खौफनाक इरादों का जिक्र भी किया था। श्रद्धा ने जिस बात का डर अपनी शिकायत में जताया, वो आखिरकार करीब 2 साल बाद सच में साबित हुआ। सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा के डर की। आखिर श्रद्धा को डर क्या था? श्रद्धा ने लिखा था अपने इस नोट में कि आफताब मुझे मार डालेगा। इस बात को साफ साफ श्रद्धा ने लिखा है, आफताब मेरा गला घोट देगा। श्रद्धा ने डर जताया कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े भी कर देगा। ये सारी बातें श्रद्धा ने अपनी इस चिट्ठी में वसई पुलिस को लिखी थी। श्रद्धा ने बताया कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके टुकड़े कर देगा आफताब और उन्हें फेंक देगा और वही उसका दोषी भी होगा। चलिए अब बात करेंगे इन सारे अंदेशों के सच होने की। आफताब ने क्या किया? आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। जी हाँ, आफताब ने जब श्रद्धा का मर्डर कर दिया तो वो जो डर था उसका, वो बिल्कुल सच हो गया। उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। यही नहीं, आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े भी कर दिए और इन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक कर आया। जैसा डर श्रद्धा ने अपनी शिकायत में जताया था, आफताब ने वो सच करके दिखा दिया। बिल्कुल श्रद्धा के साथ वैसा ही किया। यही नहीं, आफताब ने अपने इस जुर्म को ना केवल पुलिस बल्कि जज के सामने भी कबूल किया है। यानी श्रद्धा का एक एक डर आज सच साबित हुआ है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।